अगर आप ऐसे टेस्ट लगाते हैं तो मेरे दोस्त टेस्ट आप लगाओ ही मत। अगर आपका पैटर्न टेस्ट लगाने का ये है, फिर क्या इसका तरीका होना चाहिए? आपको पता भी था, आपने पढ़ा भी था, आपने याद भी किया था, आपको रिकॉल भी हुआ, लेकिन जो कुछ इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेशन नहीं आप कर पाए, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। कोई कितना भी धुरंधर टॉपर क्यों ना हो, वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन जाके वो एकदम 50 क्वेश्चन जाके हिट मार के ठोक के आ जाए, नहीं हो पाते उनसे इतने। आप ऐसे समझें कि जैसे मैं आपके बीच का एक विद्यार्थी हूँ, आपके बीच का एक एस्पिरेंट हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, और आपका दोस्त आपको यहाँ पर समझा रहा है कि एक टेस्ट को आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। कंटेंट में भी था, रिवाइज भी किया, रिकॉल भी हुआ, लेकिन वहां से जो नॉलेज पूछी गई उसको मैं एप्लीकेशन नहीं कर पाया। तो उसका इलाज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आपने ये देखा कि सोर्स एनफ था, आपने ये देखा कि पढ़ा भी था, रिकॉल भी हुआ, लेकिन रिवाइज अगर रिकॉल नहीं कर पाया तो उसका एक ही इलाज है कि भाई साहब अब आपको इसको रिवाइज करना होगा। आपके रिवीजन में कमी, रिवीजन आपको बढ़ाने होंगे। पढ़ा भी था बट रिकॉल भी हुआ, लेकिन नॉलेज यूज नहीं कर पाए, तो सिंपल सी बात, पढ़ना पड़ेगा दोस्त। यानी कि सिली मिस्टेक हो रही है तो भी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अब हम सब लोग ये बात करते हैं कि यार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर रिवीजन और मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा सक्सेस पाने के लिए मैटर करते हैं। रिवीजन टेक्निक्स पर तो हम फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। और ये समस्या तब और ज्यादा बड़ी हो जाती है जब हम हिंदी मीडियम के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसे जो डिफरेंसेस हैं, ऐसे जो अंतर हैं, वो देखने को मिलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में ये गाइडेंस कई अच्छे जगहों से या फिर कई अच्छे तरीकों से अवेलेबल होती है, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं वो इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं। आपने देखा होगा लोग टेस्ट सीरीज के अंबार लगा के रखते हैं, ढेर लगा के रखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उनका यूज कैसे करना है, उनका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो कैसे निकालना है, वो आपको कई बार नहीं पता होता। मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों के जितने भी मॉक टेस्ट से रिलेटेड डाउट हैं उन सभी को मैं यहाँ पर एड्रेस करूं, और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव यहाँ पर आपके सामने खड़े होके मैं आपको लाइव उन मॉक टेस्ट को मैक्सिमम उनका यूटिलाइज करना बताऊंगा। आप ऐसे समझें कि जैसे मैं आपके बीच का एक विद्यार्थी हूं, आपके बीच का एक एस्पिरेंट हूं, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, और आपका दोस्त आपको यहां पर समझा रहा है कि एक टेस्ट को आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, जो कि आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपकी एक्यूरेसी है, उसको मल्टीपल टाइम यहां पर बढ़ा दे। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको जरा से भी मदद लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि जैसे ही प्रीलिम्स अभी आ गया है, हम सब लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मॉक टेस्ट को लेके हमारे पास बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो डाउट आते हैं कि यार मैं क्यों लगाऊं टेस्ट सीरीज। क्या टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मुझे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर, रियल एग्जामिनेशन के अंदर मिलेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस हैं वो लगाने, या फिर कितने टेस्ट हैं वो लगाने चाहिए, कितने मॉक टेस्ट हैं उनको हमें लगाना चाहिए, क्या इनका कोई सिग्निफिकेंट नंबर या फिर एज सच कोई फिक्स नंबर है कि इतना नंबर लगाना ही लगाना है। हम देखेंगे रोज, या फिर हम कहेंगे कि हमें कितने जो टेस्ट हैं या फिर कितनी जो गैप है उस पर लगाना है। अगर मॉक का स्कोर स्लो आता है या फिर डाउन आता है तो उसे कैसे हम उससे निजात पाएं, क्या उसे सीरियस लेना है या फिर उसको कैसे हम इस्तेमाल करें। और दूसरी और सबसे बड़ी बात जो कि गेम चेंजर साबित होगी और हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं इसकी एनालिसिस में। अगर मॉक टेस्ट के अंदर मुझे लगता है आप इसके एनालिसिस का गेम सीख गए तो आपने समझ लो इस लड़ाई को आपने जीत लिया। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस यहां पर होगा, लेकिन पहले कुछ जो माइनर डाउट्स हैं मैं उनको लूंगा, उसके बाद मैं यहां पर एनालिसिस कैसे करना है, मेन गेम आपका यहां पर एनालिसिस के अंदर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनका ये डाउट आता है कि यार ये बताओ मुझे इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाई शुड आई अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट, मुझे क्यों एक मॉक टेस्ट को लगाना चाहिए। इसके पीछे के मैं आपको कुछ जो तर्क है वो यहां पर देना चाहूंगा। देखो, सबसे पहली बात दोस्त, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मॉक टेस्ट लगाने से आपके जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में लगा रहे हैं सेम क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आपको देखने को मिल जाएंगे, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। आई एम वेरी सॉरी, दिस इज ट्रू। रियलिटी यही है कि जो मॉक टेस्ट में आप क्वेश्चन लगा रहे हैं रेयरली वो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है वास्तविक में उसमें आपको देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे जब क्वेश्चन ही नहीं मिलने तो फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं फिर क्यों यहां पर इन मॉक टेस्ट को लगाऊं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। आप जो एग्जाम में गलती करने वाले हो, जो ब्लंडर्स वहां पर करने वाले हो, उन ब्लंडर्स को आप मॉक टेस्ट में इतना ज्यादा कर लो कि उनसे आप इतने फेमिलियर हो जाएं कि आपको पता हो कि इस क्वेश्चन को मैं कितने तरीके से गलत कर सकता हूं। आपको एग्जाम में जाने से पहले पता हो कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को गलत करने के, सो दैट उनको मैं ना दोहराऊं अपने एग्जाम में जाके। मैनेजमेंट, और ये जो मैनेजमेंट होगा ये कोई एक चीज का मैनेजमेंट नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये मल्टीपल चीजों का मैनेजमेंट हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ये मैनेजमेंट होगा स्पीड का मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट होगा स्ट्रेस का मैनेजमेंट,
ये मैनेजमेंट होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मैनेजमेंट। जो हमारा ये मैनेजमेंट होगा कि जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा तो उस प्रेशर को आप कैसे मैनेज कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको सिखाएंगी ये वाला जो मॉक टेस्ट। और जब आप एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो जब आप रियल एग्जाम में जाते हो तो आप क्वेश्चन से बहुत घबराते नहीं हैं। आपको देखने को लगता है कि हाँ, मैं डेली और मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट लगा लिए कि मैं क्वेश्चन से खेलना अब यहाँ पर सीख गया हूँ। तो ये मदद करेंगे आपकी यहाँ पर जो मॉक टेस्ट हैं, जिन मॉक टेस्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूं। तो क्यों लगाना चाहिए, इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल गया है। दूसरी बात, मैं जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट को ऑनलाइन लगाऊं या फिर ऑफलाइन लगाऊं। मैंने बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं, बहुत सारे लर्नर्स बोलते हैं कि सर मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी है। देखो, आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ले रखी है मुझे नहीं पता, बट आई ऑलवेज प्रिफर कि मैं इस तरह के जो यहाँ पर जो मॉक टेस्ट हैं, ऑफलाइन वाले जो मॉक टेस्ट हैं, इनका इस्तेमाल करूं। जैसे मेरे हाथ में ये एक अनअकैडमी का यहाँ पर टेस्ट लगा हुआ है और हमारा यहाँ पर एक इसका जो OMR है वो लगा हुआ है। आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब एग्जामिनेशन के अंदर जाएंगे तो आपको इसी टेस्ट को वहां पर लगाना है। पेपर पर सॉल्व करने की आप कोशिश करिए सो दैट आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आगे मार्क कर सकें, उनके सामने लिख सकें चीजों को, उनको वहां पर ये इस तरह से आप दिखा सकें हाँ ये मेरा 100% सही है, या फिर कैसे, जिसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो आपकी यहां पर मदद कर रहा होगा। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि ऐसे जो आपके फिजिकल जो मॉक टेस्ट हैं उनका आप प्रायोरिटी मिलें। और ऐसा ही नहीं, इनको लेके ये जो OMR शीट है आपके सामने, एक ऐसी OMR शीट ले लें और उसको डाउनलोड कर लें कहीं से भी, इसकी आप जेरोक्स कुछ निकलवा के रख लें और इसको भरने की आप आदत डालें। एकदम ऐसे समझें कि जैसे आप वास्तव में एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है और ये जो OMR है इसका केवल सॉल्व करने का मतलब नहीं है। जब आप एनालिसिस करेंगे तो इनका रोल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये चीज एक हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। अब अगर आप, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि साहब ये तो बताओ हम कि मॉक टेस्ट की आपने बात तो कर दी, फिजिकल हम तो गांव में रहते हैं, हमें कहां से मिलेंगे। तो आप लोग अनअकैडमी के जो मॉक टेस्ट हैं उनको आप लोग यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अनअकैडमी के जो टेस्ट हैं, इनमें आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अनअकैडमी अपनी जो टेस्ट सीरीज है, रिवीजन टेस्ट सीरीज है, केवल 1999 में 2000 रुपए में वो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। इसमें आपको 2500 से ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। 8 सब्जेक्ट वाइज जो ऑनलाइन टेस्ट हैं वो मिलेंगे आपको, 22 जो है आपको यहाँ पर जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो मिलेंगे। यानी कि आप ये भी ले सकते हो, अगर आप ये रिवीजन टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं तो आप इनको यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो जो फिजिकल जो टेस्ट हैं उनको भी आप यहाँ पर मंगा सकते हैं, राइट ना। अब हम बात करते हैं हमारी जो कुछ और चीजें हैं उनके बारे में। तो जैसा मैंने बताया, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जब आप ये टेस्ट लगा रहे हो, जब आप ये ऑफलाइन टेस्ट लगा रहे हो, तो आप कुछ चीजों को प्लीज जरूर ध्यान रखें। पहला, आपका जो टाइम होगा इन टेस्ट को लगाने का, आप सेम टाइम पर जो टेस्ट है उनका इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे। यानी कि मॉर्निंग में, यानी कि जब GS का जो पेपर होता है सेम UPSC के पैटर्न के बाद, मतलब UPSC के पैटर्न पर, और जब हमारा CSET का जो हमारा पेपर होता है सेम उसी समय पर, हमारा इतने ही सिग्निफिकेंट गैप के बाद धीरे धीरे, शुरुआत में अगर आप मान लो सब्जेक्ट के जो टेस्ट हैं वो लगा रहे हैं, आप सेक्शनल लगा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी रखें। लेकिन जब आप एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लें या फिर टेस्ट लगा लें, तब आप इस चीज का ध्यान रखें कि UPSC वाले पैटर्न पर आप धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएं। कि दिन में आप, जैसे मान लो आपने संडे तय किया, तो दिन में आप एक सुबह GS का सेम टाइम पर और एक हमारा जो CSET का है सेम टाइम पर, इसी तरह से लगाएं। अगले दिन या फिर रात को जब भी आपको समय मिले उसको एनालिसिस करें, और एनालिसिस में एक सिग्निफिकेंट जो समय है वो समय आप यहां पर देंगे। तो सेम टाइम हो गया, और GS और CSET के बीच में उतनी ही गैप की आदत डालें जितना गैप आपको एग्जाम में मिलेगा, तो उस गैप का आप यहां पर ध्यान रखें ना। अब हम यहां पर बात करेंगे हमारे कुछ और जो इश्यूज हैं इनके बारे में, ठीक है। कि चलो आपने सेम टाइम पर आप लोग लगा रहे हैं और आप GS CSET के सेम यहां पर लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि आप ये बताओ कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैं आपको यहां पर लाइव जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको लगा के बताऊंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये तो वैसे PYQ है, 2017 का क्वेश्चन है UPSC का पॉलिटी का, लेकिन मैं आपको, अगर ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है या फिर आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, अब आपके सामने मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कुछ संभावनाएं बनती हैं, उन संभावनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या संभावना बनती हैं? या तो संभावना ये बनती है कि इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा और आप 100% श्योर हो। एक संभावना बनेगी
कि 100% आप लोग श्योर हो कि मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम समझें तो इस क्वेश्चन का आंसर जस्ट फॉर एग्जांपल आप मान लो, तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। अब आप कुछ संभावना को समझने की कोशिश कीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल आपने ये क्वेश्चन पढ़ा और आप 100% श्योर होते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर डी है, यानी कि एक तो बनेगी 100% श्योरिटी। अगर 100% आप श्योर हैं और आपका क्वेश्चन सही होता है फिर तो कोई बात है ही नहीं। एनालिसिस में जब आप आगे बढ़ेंगे फिर तो आप आगे बढ़ी जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरी एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि यार आपने ना इसके दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि अब आपके सामने ऑप्शन बचे हुए हैं 50-50%। कि जब मान लो आपने दो एलिमिनेट कर दी कि यार ये तो हो नहीं सकता, डी तो हो नहीं सकता और ना ही इसका आंसर सी हो सकता, तो अब इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, इनमें से या तो एक है या फिर दो है, यानी कि आपने दो को एलिमिनेट कर दिया। अब आपको इन दो में से चूज करना है, तो ये 50-50 कंडीशन आपके सामने बनी। ज्यादातर मामलों में अगर हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं पहुंचते तो डेफिनेटली 50-50 वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक कंडीशन बनेगी आपके सामने 33% वाली। उसमें क्या होगा, उसमें आपने केवल एक क्वेश्चन को आप यानी कि एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाए हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपने सी को एलिमिनेट कर दिया कि यार सी तो इसका आंसर है ही नहीं, दोनों तो इसका आंसर है ही नहीं। अब आपको इसमें ए, बी और डी इनमें पता करना है, यानी कि 33% आप केवल एलिमिनेट कर पाए हैं या फिर 33% पॉसिबिलिटी है कि केवल ये क्वेश्चन जो है वो सही हो। ये फिर हमें देखा जाएगा कि मतलब तुक्के के बेसिस पर, या फिर मैं ये कहूंगा कि चांसेस के बेसिस पर अगर सीधे तरीके से बात करूं तो ये चांसेस आपके यहां पर बनते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब आप टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो, आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस हो, तो आप उसको मार्क करने का कुछ अपना पैटर्न बना लें। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके सामने ये प्रश्न आया, अगर आप 100% इस क्वेश्चन में सही थे, मतलब श्योर थे कि इसका आंसर डी ही होगा, फिर तो आप आगे बढ़ी जाइए, फिर तो कोई इश्यू कैसा भी है ही नहीं। बट अगर मान लो आपको ये लगता है कि यार मैंने ये क्वेश्चन 50-50% के बेस पर सॉल्व किया है, तो हो सकता है आप ऐसा करिए, एक डब्बा इसके ऊपर बना दीजिए। इससे जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपके सामने चीज क्लियर होगी कि हाँ, अगर इसके ऊपर डब्बा बना हुआ है इसका मतलब यह है कि इसको मैंने 50-50 कंडीशन में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको लगता है कि भाई 33% जो पॉसिबिलिटी है, यानी कि मैं एक ही को एलिमिनेट कर पाया था केवल, तब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप इसके ऊपर गोला बना दीजिए। आप जब इस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता होगा कि भाई यहां तो मामला गोलमाल ही था। 33% जो पॉसिबिलिटी थी उस पॉसिबिलिटी पर मैंने यहां पर इसको सॉल्व किया था। और अगर आप एक भी नहीं जो ऑप्शन है उस पर जा पा रहे हैं तो फिर तो आपको क्रॉस लगाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन यहां पर है ही नहीं। तो ऐसी प्रायोरिटी यहां पर रखें। ठीक है, ऐसी प्रायोरिटी आप यहां पर रखेंगे तो आपको एनालिसिस में इसका कैसे इस्तेमाल करना है, इस इंफॉर्मेशन का, अपनी जो रिपोर्ट है एक बनाने का, तब आपको वहां पर पता चलेगा कि हाँ मैंने ये जो काम यहां पर किया है। तो कुछ ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं जब प्रश्न आपके सामने यहां पर होगा। नाउ अब हम बात करते हैं, मैं प्रायोरिटी पर आऊंगा एंड में, जो कि सबसे अहम पार्ट है, लेकिन अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि किस, जब आपके सामने कोई मान लो देखो जब सेक्शनल होगा तब तो आपको जो उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं वो लगाने ही हैं। बट जस्ट फॉर एग्जांपल जब आप एक एंडिंग टाइम पर आएंगे या फिर जब आप एफएलटीज लगाएंगे, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट आप जब आप लगाएंगे, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये बताओ कि मैं सबसे पहले कौन से जो विषय के क्वेश्चन है, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करूं। डेफिनेटली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे यहां पर देखने को नहीं मिलता। मैं आपको यहां पर रिकमेंड करना चाहूंगा कि जिस सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ है, जिस सब्जेक्ट में आप प्रो मानते हो अपने आप को, उस सब्जेक्ट से आपको शुरुआत यहां पर करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी व्हाट शुड बी, अगर मैं इस क्वेश्चन को या फिर मैं अपने टेस्ट को, फुल लेंथ टेस्ट को अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, उन पॉलिटी के क्वेश्चंस को लगाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लगाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होंगे उनको लगाऊंगा। फिर मैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस को लगाऊंगा। फिर मैं साइंस एंड टेक के, या फिर हो सकता है मैं जो एनवायरमेंट है, हर व्यक्ति के अनुसार ये जो हमारा यहां पर पैटर्न होगा, ये पैटर्न अलग अलग हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपकी प्रायोरिटी हो, जिसमें आप लगते हो कि आप धुरंधर हैं उस विषय के अंदर, पहले उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आपको एक जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और शुरुआत में आप प्रेशर में नहीं आएंगे, तो पूरे टेस्ट के दौरान या फिर पूरे एग्जाम के दौरान में आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बना रहेगा। क्योंकि सारा गेम यहां का चलेगा जब स्ट्रेस को मैनेज करने की बात आती है। तो जो डोमिनेंट चीजें हैं पहले आप उन पर अटैक करें, राइट। तो एक चीज हमारी यहां पर ये हो गई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसका हमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है और हम इसी का इस्तेमाल नहीं करते। सी, मैं आपके साथ कुछ वीडियोज वगैरह शेयर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंदर ही मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन लोगों ने मुखर्जी नगर के अंदर, स्पेशली बिकॉज हिंदी मीडियम
मीडियम में ज्यादातर हम लोग कई बार बुक कलेक्टर बनने की कोशिश कर जाते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने रैक पर रैक भरी हुई हैं मॉक टेस्ट लगा के। ऐसा कोई भी नहीं संस्थान छोड़ा जिसके मॉक टेस्ट उन्होंने ना लगाए हों। लेकिन पता है क्या करेंगे? या तो आंसर देख के मॉक टेस्ट लगा लिया या फिर एक बस टिक मारा, देखा कितने सही हैं, कितने गलत हैं, नीचे ऊपर लिखा और बंद करके रख दिया। अगर आप ऐसे टेस्ट लगाते हैं तो मेरे दोस्त टेस्ट आप लगाओ ही मत। अगर आपका पैटर्न टेस्ट लगाने का ये है, फिर क्या इसका तरीका होना चाहिए? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हाउ टू एनालिसिस मॉक टेस्ट, आप उसका एनालिसिस कैसे करें। तो मैंने आपको जो मार्किंग बताई थी ना, उसका इस्तेमाल हम यहां पर जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, मैंने दूसरा क्वेश्चन यहां पर एक ये उठाया है, इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मान लीजिए जब आप पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और मॉक टेस्ट के एनालिसिस के समय पर आपने यहां पर देखा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचे और आप इसका एनालिसिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर जब आप पहुंचेंगे तो आप ये देखेंगे क्या ये मेरा प्रश्न सही है, और अगर ये मेरा प्रश्न सही है तो क्या ये 100% मैंने कॉन्फिडेंस के साथ लगाया था कि हाँ मैं 100% श्योर हूं और मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा था, मुझे रिवाइज भी था, मेरे को याद भी आया था और मैं 100% इसमें श्योर था, मुझे कोई भी कैसा भी कंफ्यूजन नहीं था, इसलिए ये प्रश्न मेरा सही हुआ है। अगर 100% यहां पर श्योरिटी थी तो फिर कैसा भी लोड लेने की जरूरत है ही नहीं, जस्ट गुड टू गो, आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बनेगी आपको दूसरी कंडीशन कि अगर मान लो ये क्वेश्चन हुआ है आपका गलत, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया किसी भी रीजन से। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो आप सबसे पहले इस गलत के पीछे का जो कारण है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। आप ये देखिए अगर ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है तो सबसे पहले तो ये देखो क्या ये जो क्वेश्चन का कंटेंट था या फिर ये जो क्वेश्चन था ये आपके कंटेंट के अंदर था, ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है क्या ये आपके नोट्स में, क्या आपकी बुक में जो आप पढ़ रहे थे उसके अंदर था? क्योंकि हमें थोड़ा बचना है कि पूरे नोट्स हम टेस्ट सीरीज से बनाएं। कई बार लोग इस गलतफहमी में हो जाते हैं कि हम टेस्ट से नोट्स बना लें। नहीं, आप ये देखो कि हमारे पास नोट्स का अंबार, कंटेंट का अंबार ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या हमारे पास जो कंटेंट है उसके अंदर हमारे इस क्वेश्चन का कंटेंट था कि नहीं, इसको क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। पहली बात, अगर हमने सोर्स को चेक किया, अगर हमें सोर्स मिलता है कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हमारे सोर्स के अंदर था, फिर तो सोर्स का दिक्कत नहीं है। बाकी दिक्कतें, उन दिक्कतों को मैं आगे डिस्कस यहां पर कर रहा हूं। दूसरा, आपने ये देखा, जैसे मैंने कहा कि ये सही गया ये क्वेश्चन, एक कंडीशन यहां पर ये बनेगी कि मान लो 50% आपने ये मार्क लगाया हुआ था इस क्वेश्चन के ऊपर कि भाई मैं 50-50 था, मैं 100% नहीं था इसके अंदर। तो अगर मान लो 50% चांस के अंदर ये क्वेश्चन आपका सही हुआ है, देन आपको आगे बढ़ना होगा। आगे ये नहीं कि क्वेश्चन को छोड़ के आप चले जाएं। अगर 50% पे ये सही हुआ है या फिर 33% वाली चॉइस में सही हुआ है, क्योंकि गलत भी हो सकता था, दैट मींस कि आप 100% तो इसमें श्योर नहीं थे इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे थे। देन आपको क्या करना है, तब आपको यहां पर चीजों को समझना होगा। सबसे पहले आपको जो आपका सोर्स है उस सोर्स के बारे में पता करना होगा कि अगेन क्या ये आपके सोर्स के अंदर था। अगर ये सोर्स के अंदर था फिर भी आपसे गलत हुआ तो आप ये पता करो कि भाई साहब क्या आपको रिकॉल नहीं हुआ, क्या आपको इसके रिवीजन की आवश्यकता थी या फिर कोई और समस्या थी। उन कारणों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। यानी कि अल्टीमेटली आपको इस क्वेश्चन के वाई को जानने का यहां पर समझना होगा कि वाई आपको यहां पर समझना है। एक कंडीशन ये बनेगी कि यार आपको पता भी था, आपने पढ़ा भी था, आपने याद भी किया था, आपको रिकॉल भी हुआ, लेकिन जो कुछ इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन का एप्लीकेशन नहीं आप कर पाए, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। जैसे आप में क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मैं आपको यहां पर एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा। आप सब लोगों को पता होगा कि चाहे यूपीएससी का कोई कितना भी धुरंधर टॉपर क्यों ना हो, वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन जाके वो एकदम 50 क्वेश्चन जाके हिट मार के ठोक के आ जाए। नहीं हो पाते उनसे इतने। फिर कैसे करते हैं साहब? तो कई बार उनकी जो नॉलेज होती है ना, उस नॉलेज के पीछे का जो बेस होता है उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं अप्लाई करने में। तो जो सबसे बड़ा हमारा गेम होगा यहां पर, वो गेम ये होगा कि हमें ये पता करना है, जो चौथा हमारा रीजन था, कि जो नॉलेज हमारे पास है, हमारे पास, हमने हमारे कंटेंट में भी था वो क्वेश्चन, हमने रिवाइज भी किया था, हमें रिकॉल भी हो रहा था, लेकिन हमारे पास जो नॉलेज थी उस नॉलेज का हम एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो हम यहां पर ये देखेंगे कि साहब ऐसी गलती कहां हुई। हम यानी कि हम जो क्वेश्चन गलत हुआ है उस गलत क्वेश्चन के कारण हम देखेंगे, और जो आपके पास टेस्ट पेपर यहां पर होगा, जो क्वेश्चंस आपके पास यहां पर होंगे, उस क्वेश्चन के पास में आप यहां पर लिख लेंगे उस कारण को। आप ये हो सकता है डायरी भी बना सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि क्वेश्चन के पास ही लिख लें। इन केस क्वेश्चन नंबर 5 आपका गलत हुआ तो वहीं पर लिख लो उसके गलत होने का रीजन क्या है, कि ये मेरे कंटेंट में नहीं था, ये मैंने रिवाइज नहीं किया, रिकॉल नहीं आया मुझे,
कंटेंट में भी था, रिवाइज भी किया, रिकॉल भी हुआ, लेकिन वहां से जो नॉलेज पूछी गई उसको मैं एप्लीकेशन नहीं कर पाया। तो उसका इलाज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपने ये देखा कि सोर्स इनफ था, आपने ये देखा कि पढ़ा भी था, रिकॉल भी हुआ, लेकिन रिवाइज अगर रिकॉल नहीं कर पाया तो उसका एक ही इलाज है कि भाई साहब अब आपको इसको रिवाइज करना होगा, आपके रिवीजन में कमी है, रिवीजन आपको बढ़ाने होंगे। पढ़ा भी था बट रिकॉल भी हुआ लेकिन नॉलेज यूज नहीं कर पाए, तो सिंपल सी बात, पढ़ना पड़ेगा दोस्त, यानी कि सिली मिस्टेक हो रही है तो भी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा। अब जो नॉलेज वाला एप्लीकेशन है उसको एग्जीक्यूट करने की बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करो। आई हैव एन एग्जाम्पल हेयर, राइट नाउ ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कैसे चलता है। देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और ये जो सही स्टेटमेंट है इसके बारे में हमें यहां पर बताना है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ग्राम सभा के बिना पंचायत को संवैधानिक वैधता मिलना संभव नहीं है। अब अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो जो भी सोर्स से आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वहां से आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको नहीं मिलेगा, सीधा सीधा नहीं मिलेगा। तो करना क्या है, आपने जो पढ़ा है, आपने जो नॉलेज गेन करी है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। यहां पर कहा है उसने ग्राम सभा के बारे में, और ग्राम सभा के बारे में आप जानते हो कि जो पंचायतों की प्रोविजंस देखते हैं, एक उसमें अनिवार्य होता है, एक उसमें स्वैच्छिक या वैकल्पिक होता है। तो जो ग्राम सभा है वो ग्राम सभा तो अनिवार्य वाला है हमारा, वो स्वैच्छिक या वैकल्पिक नहीं है। तो वैधानिक वैधता मिलना संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, कोशिश करें, मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंचायत को संवैधानिक वैधता मिलना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक अल्टीमेटली आप ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा नहीं दोगे तो उसको ये जो वैधानिक दर्जा है, ये वैधानिक दर्जा मिलना संभव नहीं है, यानी कि ग्राम सभा तो होनी ही चाहिए। ऐसे आपको इस जो अपनी नॉलेज है उसका आपको एप्लीकेशन यहां पर करना है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को वित्तीय शक्तियां देना राज्यों के लिए अनिवार्य है। देखो, इसने एक तो एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो डाल दिया, बट इसके अलावा भी अगर आप लोग जाएंगे तो आप एक ये चीज को देख सकते हैं कि जब हम देखें कि पंचायतों को वित्तीय शक्तियां देनी चाहिए, वैसा उसने लिखा है, अनिवार्यता के बारे में नहीं बोला। और यहां पर कह रहा है अनिवार्यता है, इसको आप उड़ा दीजिए। तीसरा, पंचायतों के चुनावों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर संविधान द्वारा जो रोक है वो लगाई गई है। बिल्कुल सही बात है, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। बट मैंने कहा कि पहले स्टेटमेंट में आपको इसके पीछे का जो एप्लीकेशन है वो लगाना पड़ा, और इस वाले में भी हम देखेंगे तीसरे में, तो आप जानते हैं कि इसलिए जो हमारे इलेक्शंस हैं उनके ऊपर कोर्ट का हस्तक्षेप रोक दिया जाता है कि भाई बिना किसी बाधा के जो इलेक्शंस हैं वो हो जाए, अदरवाइज जो दूसरी पार्टी है वो विवादों को लेते जाती रहेंगी कोर्ट के अंदर, वो इलेक्शंस को संपन्न नहीं होने देंगी। जो याचिका है उनके माध्यम से ही चुनाव संपन्न होने के बाद में मामला कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो ऐसे इसके पीछे का जो नॉलेज है उस नॉलेज का इस्तेमाल करके आप किसी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हमने यहां पर देखने की कोशिश करी। तो अगर आप इन चीजों को अपनाते हैं, यू कैन डू सम मोर थिंग्स। अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करो इसके बारे में, तो देखो, आप अपनी एक रिपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक रिपोर्ट आप अपनी बना सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस कैसे सही हो रहे हैं, क्या टॉपिक आपने पढ़ा है, उसको आप मॉनिटर भी करते रहें, समय समय पर देखते रहें। या फिर आप कुछ काइंड ऑफ सिनॉप्सिस बना सकते हैं कि मान लो आपने एक पैटर्न देखा कि यार मुझे इस टॉपिक से मेरे सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक के आप सिनॉप्सिस बना लो और उन सिनॉप्सिस को आप रिवाइज करो जल्दी जल्दी। आप उन सिनॉप्सिस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, तो आपको यहां पर जो मदद है वो मदद देखने को मिल जाएगी, राइट। तो ये कुछ चीजें हम देखेंगे। रही बात, एक और डाउट यहां पर कई लोगों का आता है कि यार ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ जो हमारे टेस्ट हैं वो लगाएं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लगभग आप लोग जो 30 टेस्ट हैं वो आप लगा सकते हैं। कोई भी संस्थान का आप ज्वाइन करते हैं तो लगभग इतने टेस्ट तो आपको मिलते ही मिलते हैं। लेकिन अगर आपने इनका एनालिसिस कायदे से कर लिया तो ये टेस्ट आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होंगे, बजाय कि आप 50-60 टेस्ट की ओर आगे बढ़ें। तो मेन गेम जो आपको खेलना है वो खेलना है आपको जो आपका एनालिसिस है, उस एनालिसिस में स्टिल आपको कोई, जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं और आपको कोई सर्टेन इशू आता है, कोई कैसा भी डाउट आता है, मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उसमें आप मुझे मैसेज कीजिए ज्वाइन करके, या फिर कमेंट में मुझे मैसेज कीजिए, आई विल कनेक्ट विद यू। होपफुली अगर ये जरा सी भी आपकी मदद कर पाया हो, थोड़ा सा भी आपको गाइड कर पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।